अशोक सर, बाकी सारी फैसिलिटीज़ तो ठीक हैं, कब देंगे, क्या होगा, पॉलिसी कब फ्रेम होगी इन एसपीओज़ के लिए, लेकिन जो लोग डिज़र्विंग हैं, जो एक क्राइटेरिया रखा गया था कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में जिसने कुछ किया है, स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट अगर किसी के पास है या किसी ऑपरेशन में किसी ने पार्ट लिया है, उसके लिए, और किसी ने अगर आईटीआई कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसके लिए जो है एक क्राइटेरिया रखा गया था कि उनको जो है हम परमानेंट करेंगे। लेकिन वो भी हज़ारों की संख्या में जो हैं फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको क्यों वहाँ पे रखा गया? उनको क्यों नहीं आगे किया जा रहा है, ताकि कम से कम उन लोगों को तो राहत मिले जो इस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पॉलिसी जो है ये काफ़ी देर से इन प्लेस मैं तो कहूँगा है। उसमें 3 क्राइटेरिया बने थे। एक तो ये था कि सब जो लोग ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह पे जो है, अगर वो जो भी उनकी एलिजिबिलिटी है अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो उनको अकॉर्डिंगली यार फॉलोअर है कि ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो फॉलोअर में जाता था। बिल्कुल। अगर वो क्वालिफ़ाइड है या हाइट ठीक है उसकी तो उसको कांस्टेबल लिया जाता था और बहुत से लोग आसिया शबीर वांडे, Principal BN Higher Secondary School, Suchwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। अफराज साहब, थैंक यू वेरी मच। अशोक सर, अगर बात करें हम, आप पुलिस विभाग से रिटायर्ड हुए हैं और पुलिस विभाग का एक अहम हिस्सा है एसपीओज़। ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं वो एसपीओज़ हैं और लगभग 35-40 हज़ार संख्या हो चुकी है इनकी। इनको काफ़ी समय से इंतज़ार है कि हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो बनेगी और वक़्तन-ब-वक़्तन जो है तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को भी मिली। अभी कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा खबरों में कि इनकी तनख्वाहें डबल हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले कुछ न्यूज़ चली थी कि स्वैन साहब जो हैं कोई अच्छा फ़ैसला जो है इनके लिए लेने जा रहे हैं या इनकी रेगुलाइज़ेशन के लिए कोई पॉलिसी जो है वो हो सकता है फ्रेम हो। कैसे देखते हैं सर आप? मैंने भी सोशल मीडिया में इस तरह की जो कुछ वीडियो वायरल हुई थी उनको देखा है और उसमें ये जो हमारे डीजी साहब हैं, स्वैन साहब, उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद डीजी साहब ने कोई कहा है या कोई स्टेटमेंट दिया है एसपीएस के रिकॉर्डिंग और उसमें वो कुछ कह रहे हैं कि एसपीएस का कुछ बेहतर कुछ होगा और बड़ी अच्छी बात है। और एसपीएस जो है, मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू में कहा है कि एसपीएस का स्पेशली ड्यूरिंग मिलिटेंसी बड़ा एक अहम रोल रहा है और उन लोगों में बहुत से एसपीओ जो है मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ते हुए मारे भी गए हैं और उन्हें जाने दी है और काफ़ी देर से जब से ये मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ था तब से ये लोग पुलिस के शाना बाना काम कर रहे हैं और इतना भी नहीं बल्कि जो पैरामिलिट्री एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके भी जो है ये इवन मैं तो कहूँगा कि आर्मी में भी जो कुछ ऑपरेशनल ग्रुप्स हैं आरआर है जैसे, उनके साथ मिलके भी इन लोगों ने एंटी मिलिटेंसी में काम किया है। तो ज़रूर होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता रहूँ कि इनको अगर रेगुलराइज़ किया जाए तो कोई ये अच्छी बात है, करना चाहिए। इनकी सैक्रिफ़ाइसेज़ और उस वक़्त पुलिस के साथ आना, जबकि पुलिस को सख्त ज़रूरत थी, मिलिटेंसी पूरी पीक पे थी और इन सब चीज़ इनकी सर्विसेज़ को एक्नॉलेज करते हुए मुझे लगता है कि अगर इनके लिए रेगुलराइज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाकी मैं नहीं जानता कि डीजी साहब के बारे में या गवर्नमेंट की वो क्या करने जा रहे हैं इसके ऊपर। क्या इनके एमोलमेंट्स बढ़ा रहे हैं? जैसे पहले भी 1-2 बार हो चुका है कि इनके बढ़ाए गए, जैसे उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कि साहब
9 साल वाले को इतना मिलेगा, 5 साल वाले को इतना मिलेगा, 12 साल वाले को इतना मिलेगा, जिसके 15 साल से ज़्यादा है तो उनको 18,000 मिलेगा। तो अगर इसे ऐसे ही कुछ है कि इनको और बढ़ाया जाए, और पैसे बढ़ाने हैं, तो वो मैं नहीं जानता, उस पर मैं नहीं कह सकता। मैं तो यही कहूँगा कि इनको जहाँ तक हो सके रेगुलाइज़ करना चाहिए, इनकी सर्विसेज़ को देखते हुए। अशोक सर, बाकी सारी फैसिलिटीज़ तो ठीक हैं, कब देंगे, क्या होगा, पॉलिसी कब फ्रेम होगी इन एसपीओज़ के लिए, लेकिन जो लोग डिज़र्विंग हैं, जो एक क्राइटेरिया रखा गया था कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में जिसने कुछ किया है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, या किसी ऑपरेशन में किसी ने पार्ट लिया है उसके लिए, और किसी ने अगर आईटीआई कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसके लिए जो है एक क्राइटेरिया रखा गया था कि उनको जो है हम परमानेंट करेंगे। लेकिन वो भी हज़ारों की संख्या में जो हैं फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको क्यों वहाँ पे रखा गया? उनको क्यों नहीं आगे किया जा रहा है, ताकि कम से कम उन लोगों को तो राहत मिले जो इस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पॉलिसी जो है ये काफ़ी देर से इन प्लेस मैं तो कहूँगा है। उसमें 3 क्राइटेरिया बने थे। एक तो ये था कि साहब जो लोग ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह पे जो है, अगर वो जो भी उनकी एलिजिबिलिटी है अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो उनको अकॉर्डिंगली यार फॉलोअर है कि ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो फॉलोअर में जाता बिल्कुल। था। अगर वो क्वालिफ़ाइड है या हाइट ठीक है उसकी तो उसको कांस्टेबल लिया जाता था। और बहुत से लोग, थोड़े नहीं, काफ़ी एसपी जो है वो जिनको रेगुलाइज़ किया हुआ है, हुए भी, गवर्नमेंट ने बिल्कुल, ऑलरेडी किया हुआ बिल्कुल। है, किया हुआ है। तो अगर मैंने कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं देखा कि जिसमें गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर विथड्रॉ किया हो कि साहब ये पॉलिसी अब जो है ये ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर ऑपरेशनल है तो फिर जो भी पेंडिंग केसेस जो आप कह रहे हैं कि जो जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं इस तरह के कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है या स्पोर्ट्स कोटा में है या कोई और किसी 3 ग्राउंड सी इसमें जी, जो रखी जी, थी जी। इन्होंने शायद, तो अगर हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट को और मैं कहूँगा डीजी साहब को गवर्नमेंट से टेकअप करना चाहिए और इस इश्यूज़ को जो है जितने पेंडिंग केसेस का उसका डिस्पोज़ल होना चाहिए। बिल्कुल। अशोक सर, इसी के साथ अगर हम बात करें, अभी आपने देखा रिशफ़ल्स जो हो रहे हैं, हुँ। कैसे देखते हैं? सेम जो चेहरे हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट से उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे से उठा के तीसरे डिस्ट्रिक्ट, उसको वो वाली ज़िम्मेवारी, इसको ये वाली ज़िम्मेवारी, लेकिन चेहरे सारे जाने-पहचाने ही दिखते हैं। तो वो लोग कहाँ हैं, जो बाकी मतलब कहीं पे रखा हुआ है उनको, वो उनको क्यों नहीं सामने आने दिया जाता है? मुझे लगता है कि ये एक ही ऑफ़िसर को जो है बार-बार रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से निकाला तो दूसरे में डाल दिया, या कहीं को ट्रैफ़िक वाले उठा के डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया, डिस्ट्रिक्ट वाले को उठा के ट्रैफ़िक में लगा दिया, या और किसी जो है ऐसी पोस्टिंग पे लगा दिया। तो मुझे लगता है कि ये सभी अफ़सर अच्छे होते हैं। सभी अफ़सर जो है वो सिर्फ़ एक उनको मौका मिलना चाहिए। मौका तो मिलना चाहिए सर। उनको मौका मिलना चाहिए अपनी जो है वो परफ़ॉर्मेंस दिखाने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि साहब वो भी अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे रिज़ल्ट दे सकते हैं। और ये अच्छी बात नहीं है कि आप कुछ अफ़सर्स को अगर बार-बार रिपीट करते हैं, ये पहले भी होता था। पहले भी देखा गया है कि कुछ ही अफ़सर थे जो डिस्ट्रिक्टों में या एक प्राइज़ पोस्ट से दूसरे प्राइज़ पोस्ट पे जो है लगाए जाते थे। मुझे लगता है इसी पॉलिसी को जो है गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड करना चाहिए और अच्छे-अच्छे अफ़सर, नए-नए जो अफ़सर्स हैं, अब काफ़ी हमारे पास यंग अफ़सर्स आए हुए हैं। केएएस, जेकेएस अफ़सर हैं हमारे, काफ़ी पढ़े-लिखे लोग हैं और सूझबूझ रखते हैं। हर चीज़ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे लगता है कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए और वो ज़्यादा अच्छे बेटर रिज़ल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। अशोक सर, इसके साथ में अगर बात करें हम डेली वेजेस, हर महकमा में जो डेली वेजर्स काम करते हैं, उस महकमा को चलाने वाला अगर कोई है तो वो डेली वेजर है, क्योंकि ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं वो डेली वेजर ही होते हैं। बड़े-बड़े अफ़सर जिनकी डेढ़-डेढ़ 2-2 लाख तनख्वाहें होती हैं, वो अपने एसी वाले रूम में बैठ के जो है सिर्फ़ ऑर्डर्स पास करते हैं, और काम ग्राउंड पे अगर कोई करता है तो वो डेली वेजर होता है। लेकिन वही डेली वेजर तड़फ रहा है, तरस रहा है, तनख्वाहें 9-9 हज़ार रुपया, वो भी 5-5 साल का उनका पेंडिंग है। अभी पीएचई के डेली वेजेस लगभग 2 साल से जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कोई बात नहीं, सिर्फ़ आश्वासन दिए जाते हैं कि हमारे इलेक्शन हो लेने दो, हमारी सरकार बन लेने दो, उसके बाद जो है हम आपको
परमानेंट करेंगे या आपके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करेंगे सर, ऐसा क्यों होता है? कौन सी सरकार बनी है? सरकार तो ये चल ही रही है 2014 से लेके अभी तक, तो एक सरकार चल रही है। और ये सरकार चाहे, और चाहना भी चाहिए, कि जो डेली वेजेस का इशू है बहुत पुराना इशू है, और वो भी मैं कहता हूँ कि डेली वेजेस हर डिपार्टमेंट्स में है। और जिस डिपार्टमेंट भी है, अगर पीएचई है, कोई हमारा पावर है, डेवलपमेंट है, इरिगेशन है, या कोई हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट है, तो ये उन डिपार्टमेंट्स की बैकबोन है। और हकीकत यही है कि ऑन ग्राउंड जो है यही लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ जाके यही काम नहीं करता है, या बाकी दूसरे लोग नहीं काम करते हैं, यही लोग ऑन ग्राउंड के ऊपर जो जाके सिस्टम को चला रहे हैं। तो और दूसरा, ये जो वेजेस मिलते हैं इनको बहुत कम है। आजकल महंगाई के ज़माने में जितने वेजेस दिए जाते हैं उससे तो घर का खर्चा नहीं चलता। बच्चों की तो एजुकेशन छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें सब छोड़ दीजिए, उसमें गुजारा नहीं हो सकता। बड़ी इनकी जेन्युइन डिमांड है, बहुत जेन्युइन डिमांड है। और काफ़ी देर से ये जो हेजिटेट कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से धरने पे बैठे हुए हैं। और ये पता नहीं कैसी गवर्नमेंट है जो कॉग्निजेंस ही नहीं ले रही है। इसके पहले भी गवर्नमेंटें होती थी, ज़रा भी थोड़ी-सी इस तरह की कोई हलचल होती थी तो गवर्नमेंट इमीडिएटली इंटरवीन करती थी, लोगों से बात करती थी, नेगोशिएशन होती थी, और जो एश्योरेंस दिए जाते थे उस पे एक काम भी करती थी गवर्नमेंट। जो प्रॉमिसेस करते थे उनको फुलफिल भी करती थी गवर्नमेंट है। तो पता नहीं कैसी गवर्नमेंट है, ये कैसी सरकार है कि इन पे असर ही नहीं पड़ता किसी के परेशानी का, किसी के दुख दर्द का। और जो जेन्युइनली दुख दर्द है, जेन्युइनली जो लोग परेशान हैं, इस गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई 2 साल से हड़ताल पे बैठे, 3 साल हड़ताल करे, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ये भी अंडरस्टैंड नहीं करते कि इन लोगों के वाक़ई वेजेस बहुत कम है, उससे गुज़ारा नहीं होता है। ये जानते हुए कि सब ये लोग बैकबोन हैं सारे डिपार्टमेंट्स के, नीचे ग्राउंड लेवल पे यही लोग काम कर रहे हैं। तो डेली वेजेस है हमारे आशा वर्कर्स को ही शायद कोई निकाल दिया है, या जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, होम गार्ड के कुछ लोग थे, बड़े वॉलंटियर्स थे, उनका भी सुना है कि वेजेस जो पहले एसपी को मिलते थे वो कम करके फिर शायद 4,000 का 5,000 रुपये आ गए हैं। होमगार्ड्स के फेवर में तो और सर सुप्रीम कोर्ट वॉलंटियर्स, की जजमेंट्स आई हुई हैं। और ये भी कहा गया कि ठीक है तुम घर बैठो, जो ज़रूरत पड़ेगी बुला लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक तो ये जो यूथ्स आप नई एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट नहीं कर रहे, वैकेंसीज हैं आप फिल नहीं कर रहे हो, आप जॉब नहीं दे रहे हो। जो लोग जॉब में है और उनका भी रिपोर्टरली उनको आप एक तो बहुत कम वेजेस देते हो, और अगर दे भी रहे हो तो कहीं महीने कहीं को पे मिलते ही नहीं है, पे ही नहीं मिलती है, सैलरी नहीं मिलती है। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स से बहुत से लोगों ने बताया है कैसे हमारी तो इतने महीने से तनख्वाह ही नहीं आई। अगर छोटा सा लेवल देख लेते हैं, हम लंबड़दार है, चौकीदार है, उसका एक सिस्टम था, एक्ट बना हुआ है, उसके तहत उसको कुछ चीज़ें जो है मिलनी चाहिए लंबड़दार को, चौकीदार को, या थोड़ा सा 1,000 रुपया कुछ इस तरह से मिलता है उनको। वो भी नहीं मिल रहा उनको, कई महीनों से नहीं मिल रहा है, शायद उनसे भी ज़्यादा हो गया है। तो ये हो क्या रहा है? ये लोग ग्राउंड पे सिस्टम चला रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले 60 साल से 70 साल से वो लोग हैं सिस्टम में, जो लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग आए, रिटायर हो गए, नए आ गए, पुराने चले गए, लेकिन वो लोग हैं, काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपके चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट को इन सब इश्यूज़ के ऊपर जो है एक कॉग्निजेंस लेने चाहिए, और इनकी जितनी जेन्युइन डिमांड्स हैं, चाहे वो एसपीओस हैं, चाहे आपके डेली वेजर्स हैं, चाहे आपके होमगार्ड वॉलंटियर्स हैं, या और कोई किसी महकमे में कोई है, हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई इस तरह से कोई है, तो इनके इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, हल करना चाहिए। बिल्कुल। अशोक सर, अब बात करते हैं सियासत की और बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ज़िम्मेवारी दी है। कैसे देखते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को? कितनी पकड़ है आम लोगों के बीच में, और क्या आते समय में अशोक अत्री जी हमें कहाँ से दिखेंगे इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए? देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो भी शुरू होने वाला है। जब मैं ये कहता हूँ कि शुरू होने वाला है, मेरा ये मुराद है कि क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन तो इनको करवाना ही करवाना है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते ये।
तो अब वी एक्सपेक्ट कि शायद मार्च के 15 मार्च तक कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी। जी मार्च एंडिंग अप्रैल किसी वक्त भी नोटिफिकेशन आ सकती है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। सितंबर तो सर तो डेडलाइन है असेंबली इलेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट हाँ के आदेश हाँ, के अनुसार। तो वो आ रही है। और खैर मेरा तो कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता है। एज ए पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट के या हमारे देश के जो हालात हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है या करंट है जिससे ये देश गुजर रहा है, तो मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन भी इसके साथ करवा देनी चाहिए। वो इसलिए करवा देनी चाहिए कि एक तो आपका जो है किस्म का जो है बहुत ज़्यादा खर्चा, करोड़ों रुपए जो अपने खर्चे असेंबली इलेक्शन पे फिर से करने हैं वो बच जाएंगे। जिसने एक वोट डालना है वो 2 डाल देगा, हाँ, असेंबली का भी और वही बिल्कुल। पार्लियामेंट का भी। बिल्कुल। वजह इसके कि आप असेंबली इलेक्शन करवाएंगे, फिर आप अरेंजमेंट रिपीट करेंगे, और दूसरा प्लस पॉइंट ये होगा कि आप इलेक्शन करवा ही रहे हैं और जहाँ पोलिंग स्टेशन एक बनाया आप 2 बना दीजिए। बिल्कुल, ठीक है, फोर्सेस आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इसमें कोई दिक्कत भी कोई नहीं आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो आपकी देश को जो है वो हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए जो है वो सेविंग हो सकती है, जिसको कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है लगाया जा सकता है, या इतना पैसा बच सकता है कि आप किसानों का लोन भी माफ़ कर सकते हैं। 2 लाख करोड़ है वो बिल्कुल, कुछ बच सकता है, क्योंकि पूरे कंट्री में खासकर स्टेट असेंबली का है। और हो ही रहा है जब इलेक्शन उसका पार्लियामेंट का, तो स्टेट असेंबली का भी ओवर ड्यू है। सुप्रीम कोर्ट की मानिए, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें जजमेंट है कि सितंबर से पहले करवाइए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप सितंबर में ही करवाइए, इस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल। दैट मीन्स कि आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं, एनी टाइम बिफोर सितंबर। तो उनको करवाना चाहिए और उस पर अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। और दोबारा से इतनी मुझे पता है, जब इलेक्शन में बहुत ज़्यादा काफ़ी एजेंसीज और काफ़ी पैसा, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फोर्सेस का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे स्टेट से लाना, अब स्टेट में अवेलेबल होंगी आपके पास तो करवा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो तो है ही है। इसमें तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया अलायंस के हिसाब से अगर इलेक्शन होता है, कि उसका मतलब ये है कि अगर सीटों की बांट हो जाती है कि साहब यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, यहाँ से कांग्रेस लड़ेगी, या कोई दूसरा पार्टी का लड़ेगा, तो उसमें इफ इंडिया अलायंस के अगर हिसाब से चलेंगे तो उसमें फिर तो एक सीट पे एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा। मान लीजिए अगर जम्मू की सीट जो है ये 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो शायद अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे, अगर जहाँ तक इंडिया अलायंस का सवाल है। तो उसमें भी पता चल जाएगा, उस इलेक्शन में भी, कि कौन कहाँ खड़ा है, किस पानी में है। और दूसरा देश भर में मैं देखता रोज वीडियोस वायरल हो रही हैं कि सब ये ईवीएम जो है इसको बंद कर दीजिए। ईवीएम इसलिए बंद कर दीजिए कि जिन देशों ने इस ईवीएम को बनाया है उन्होंने बंद कर दिया है, बिल्कुल। और वो लोग कन्विंस्ड हैं। आप शायद 1-2 कंट्री रह गए जहाँ ईवीएम चलती है, बाकी जगह सब जगह बंद है। वो कन्विंस है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। और इसलिए अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है तो फिर तो कौन सा इलेक्शन हुआ ये। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप बैलेट पेपर करवा लीजिए। यार कोई पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है या समझती है कि साहब लोग हमारे साथ है और हमारी पॉलिसी जो है, हमारा काम करने का तरीका अगर लोगों को पसंद आया है, अगर ऐसे आया है तो फिर करवा दीजिए बैलेट पेपर से, फिर क्या बात है, फिर किस बात का डर है। बिल्कुल। और उससे ये भी होगा कि ये जो लोग हैं या लोगों पे शक शुबा है या इस पे सवाल उठाए जाते हैं ईवीएम के ऊपर, वो बंद हो जाएंगे। उन्हें ठीक है भाई, गवर्नमेंट तो कॉन्फिडेंट है या उनको पता है कि हमारे साथ लोग हैं, तो वो बैलेट पेपर से करवाइए, अच्छा रह जाएगा, अच्छा ठीक रहेगा। करवाना भी चाहिए, इतना क्या है इसमें, करवाइए। अगर आप समझते हैं कि ठीक है लोग साथ हैं तो फिर ज़रूर कराना चाहिए बैलेट पेपर से इलेक्शन। अशोक सर विलिंग हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने में, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई जिम्मेवारी दी है कि आपको कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट अभी करना तो हम है? सोशल वर्क ही कर रहे हैं,
सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों में जाते हैं, देख रहे हैं लोगों का क्या है, जी जी लोग क्या चाहते हैं। बाकी कौन खड़ा होगा, कहाँ से खड़ा होगा, ये तो पार्टी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जी जी और अभी वो टाइम शायद नहीं आया है। वो डिसाइड करते हैं कि किसको इलेक्शन लड़ाना है, किसको इलेक्शन नहीं लड़ाना है। तो बाकी ये ज़रूर है कि विलिंग जिम्मेवारी हैं अगर मुझे मुझे जिम्मेवारी मिलती है। उन्होंने ज़रूर जो है वो सोशल, मैं तो सोशल वर्क ही कहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे जो उन्होंने पार्टी में जिम्मेवारी दी हुई है वो वाइस प्रेसिडेंट हूँ सेंट्रल जोन का, और ये इसमें सेंटर जो जम्मू सांबा कठुआ तीनों डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और मैं क्योंकि सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मुझे लगा कि बॉर्डर के लोगों के इश्यूज़ क्या हैं, जो बिल्कुल जो है ज़ीरो लाइन पे हैं, और उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं पिछले 2 साल से वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब क्या है, और कल गवर्नमेंट बनती है हमारी, लोग अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जताते हैं तो उसमें उन इश्यूज़ को जो है अपनी गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके गवर्नमेंट को कहा जाए कि साहब ये इश्यूज़ जेन्युइन है, और इन लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करिए, और बिल्कुल जेन्युइन, और एड्रेस जेन्युइन इशू है तो एड्रेस तो होना ही चाहिए, बिल्कुल उनको एड्रेस करिए, उन इश्यूज़ को उनको रिजॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की। जैसे उनका एक सबसे पहले ये होता है कि वहाँ बॉर्डर्स के जितने लोग हैं, मैंने देखा है कि जो बॉर्डर का यूथ है वो फिजिकली फिट है। किसी भी चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें आप जो मर्जी उनका टेस्ट ले लें, ग्राउंड टेस्ट जो मर्जी ले लें, वो लड़के इतने टफ हैं, इतने टफ है, इतनी मेहनत करते हैं वो लोग ग्राउंड के ऊपर कि वो तो इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। जितने भी टेस्ट होंगे रिक्रूटमेंट के, भर्ती के, आर्मी हो, सीआरपी हो, बीएसएफ हो, लोकल पुलिस हो, लेकिन पिछले कई समय से तो भर्तियां वो हो ही नहीं बॉर्डर, रही। क्योंकि 2014 इसके बाद 19 कोई बॉर्डर भर्ती हुई नहीं है, और अग्निवीर में भी कोई ज़्यादा लोगों में यूथ में अट्रैक्शन नहीं है। 3-4 साल की नौकरी है, और उसके बाद पेंशनेबल जॉब भी नहीं है, और उसमें भी ज़रूरी नहीं है सिलेक्शन होने के बाद भी उसको ले लिया जाएगा। उसमें भी वो कहते हैं वही 25% कुछ लोग लेंगे, बाकी लोग घर बैठेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। तो वो भी अग्निवीर का भी जो है वो फंडा कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कामयाब नहीं है। लोगों ने उसको या यूथ ने खासकर उसको पसंद नहीं किया है। तो मैं जैसे कह रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, और ये बॉर्डर के लड़के हैं, चले जाएगी, फिट हो जाएगी, देश को ज़रूरत भी है, बिल्कुल जवानों की, यूथ की ज़रूरत है, और आर्मी में भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी है, पुलिस में भी है। वो एक तो ये बहुत बड़ा इशू मैं मानता हूँ, बॉर्डर के लोगों का ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो इनको दिक्कत आती है कि कोई पता नहीं कब सीज़ फायर वायलेशन हो जाए, बिल्कुल और लोगों के घरों में जो है वो गोले पड़ते हैं, और फायरिंग होती है, उनको छुपने की जगह मुश्किल हो जाती है, उनको माइग्रेट करना पड़ता है बॉर्डर से। तो इनकी जो इमीडिएट डिमांड है, लोग जो चाहते हैं कि वो ठीक तरीके जो है वो अच्छे कंडीशन के, अच्छी क्वालिटी के बंकर जो है वो जितने भी ज़ीरो लाइन के ऊपर है या आसपास हैं, वो गांव में बना देने चाहिए। जो आज अभी बने हुए हैं वो बैड कंडीशन में है, वहाँ पर अंदर सांप है, क्या है क्या नहीं है, बड़ी किसी ने मेंटेन नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, और वो उसमें तो जाने का कोई लायक ही नहीं है। तो उनको चाहिए नए बंकर्स जो है इनको बना के ज़रूर दे देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट, बंकर्स जो इनका जो इशू है, और तीसरा इनका इशू है कि क्योंकि ज़्यादा ज़मींदार लोग हैं, किसान ज़्यादा हैं, हर जगह हैं, बॉर्डर पे भी है, और कुछ तो कंडी इलाके होते हैं, कुछ तो अभी होते हैं, नहर शहर जाती है, इनको नहर का पानी भी चाहिए, कहीं बारिश वारिश नहीं होती है। और पानी के साथ साथ ये है जो इनके जो बिल है, बिजली का जो बिल आता है, लोगों की शिकायत है कि साहब ये शायद ये जो पावर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको कुछ टारगेट दिया जाता है, और टारगेट अचीव करने के चक्कर में बड़े इन्फ्लेटेड बिल्स आते हैं, मतलब इतनी कंजप्शन नहीं की होती उन्होंने पावर की जितना उनको बिल आ जाता है। और ये मैंने ग्राउंड पे देखा कि ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि बिल जो है वो बिजली खर्च करने के हिसाब से नहीं आते हैं। मैं बताऊं कि एक बस्ती में मैं गया तो वहाँ पे एक विडो है, औरत थी, एक नहीं बहुत से ऐसे केसेस देखे मैंने। तो उसके जो छत है, कमरे, एक ही कमरा है, छत है, बाहर रसोई है बनाई हुई उसने टेम्पररी, तो लोहे की शीट्स डाली हुई है, और एक या 2 बल्ब चलता है उसका। जो उसको बिल आया था वो 1 लाख से ज़्यादा है।
तो वही पर मैंने उसका फ़ोटो खींच के उसके घर का उस वक्त एक्शन को भेजा। मैंने कहा भाई ये देख लो, इसके ऊपर 1 लाख बिल आया। आपका नहीं सर पुराना होगा। मैं जितना मर्जी पुराना होगा, 2 बिल पे अगर ये 50 वोल्ट का 100 वोल्ट का बल्ब है लगाया हुआ, पुराने बल्ब आते 10 रुपये वाला बल्ब होता था, तो इतना बिल तो नहीं आना चाहिए था। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट में, ऐसे बिल कैसे आ गए। ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत से केस हैं, बिल्कुल। ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो जितने भी इस तरह के बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं और जिनका इतना इतना बिल आया हुआ है, उसका एक ज़रूर सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए। और किसानों का जो है, ये जो जब ये फसल का क्रॉप का सीज़न होता है, तो उसमें अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो है कि उस वक्त उनको कंसेशन देनी चाहिए। तो किसान है तो देश है, बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं जय जवान जय किसान। ये दोनों हैं तो देश है। और किसान जो है वो सारे देश को फीड करता है, और उसके बदले अगर आप उसको सस्ती बिजली नहीं दोगे, सस्ता बीज नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, तो देश को फिर उनको दिक्कत आती है उसमें फसल पैदा करने में, क्योंकि उतनी उनकी तो उनका खर्चा जो है वो ज़्यादा होता है और इनकम उनको होती नहीं है, बिल्कुल। और एक्सपेंडिचर बड़े ज़्यादा है, चाहे वो बीज लाना हो, चाहे वो खाद डालनी हो, चाहे वो बिजली का बिल हो। तो मुझे लगता है कि वो भी उस वक्त पे जो है ज़रूर सिंपैथेटिक भी लेना चाहिए इसमें। और एक और बहुत बड़ा इशू है इसमें जो मैंने देखा बॉर्डर बेल्ट एरिया में, बहुत बड़ा एक इशू वो ये है कि अभी रिफ्यूजीज़ को भी जो है वो ओनरशिप राइट्स नहीं मिले हैं। ठीक है, उनको ज़मीनें अलॉट कर दी गई हैं और कहा गया ठीक है भाई आप मालिक हो इन 1 में। लेकिन जो लोकल लॉटीज़ है हमारे, जिनके पास 50 साल से 100 साल से, जिनका बाप दादे परदादों से ज़मीन है जिनके पास, और है भी 2 लाख कनाल से ऊपर है सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो अभी तक तो उनको ओनरशिप राइट्स मिले ही नहीं। उनको ओनरशिप राइट्स मिलने चाहिए, उनको मिले ही नहीं है। और होता क्या है कि जब भी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है, चाहे किसी ने रोड बनाना है या कोई स्टेडियम बना रहे हो या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है, ज़मीनें बड़ी लिमिटेड है। और 10 साल पहले किसी के पास 10 कनाल थी, आज फैमिली जितनी बड़ी हो गई कि 1-1 कनाल 2-2 कनाल हिस्से में आती है। बिल्कुल। और वो भी अगर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आ जाती है और उस ज़मीन का तो कोई पैसा मिलता नहीं उनको, तो वो लोग भी जो है वो भुखमरी पे आ जाते हैं, उनका भी जीना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उनको वो अलॉटमेंट जो है लोकल आर्टिस्ट को भी अगर ओनरशिप राइट दिए जाए, तो मुझे लगता है कि उससे अगर कहीं इस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज में ज़मीन उनकी जाती है, तो उनको कुछ ना कुछ तो कम से कम मिल जाएगा कि कोई दुकान ही खोल लेगा, कुछ और काम कर लेगा, ताकि इसकी रोज़ी रोटी चलती रहेगी। बिल्कुल। ये कुछ बड़े इश्यूज़ हैं जिसको गवर्नमेंट की जो है, जो नई गवर्नमेंट बनेगी या अगर एनसी पावर में आती है, तो इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो अटेंशन देनी पड़ेगी और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने थैंक के यू लिए। वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अशोक अत्री जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। ये लंबा हो जाता है।